नमस्कार दोस्तों, वाइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है कच्चे धागे। घर का सब कुछ काम खत्म करने के बाद दोपहर में खाना खाकर शांति थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी ही थी कि घंटी की आवाज सुनकर उसे फिर दरवाजा खोलने के लिए उठना पड़ा। वह भुनभुनाती सी उठी कि इस पोस्टमैन को भी इसी समय आना होता है। पोस्टमैन से चिट्ठियां लेकर मेज पर रखकर वह जा ही रही थी कि एक पत्र पर उसकी आंख जमी रह गई। उसने पत्र हाथ में उठाया। निसंदेह यह लिखाई सुनीता की ही थी, पर इतने लंबे अंतराल के बाद जल्दी जल्दी चिट्ठी खोलकर उसने पढ़ना प्रारंभ किया। प्रिय शांति, तुम सोच रही होगी कि इतने सालों बाद कैसे तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ। सच कहूँ तो तुमसे संवाद स्थापित करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। किस मुंह से तुम्हें चिट्ठी लिखती। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है वह तो क्षमा करने योग्य भी नहीं है, पर तुम्हारा सरल हृदय तो सागर की तरह विशाल है। तुम उसमें मेरा यह अक्षम्य अपराध अवश्य समेट लोगी। यही सोचकर लिखने की हिम्मत कर रही हूँ। मेरा हृदय अपने किए पर हमेशा मुझे कचोटता रहता है। सोचती हूँ अनजाने में ही छोटे से स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी ही कितनी बड़ी हानि की जिम्मेदार बनी। इन सालों में अकेले रहकर समझ पाई कि सारे नाते रिश्तों का सुंदर समन्वय ही जीवन को परिपूर्णता व सार्थकता प्रदान करता है, और इन्हीं मधुर संबंधों में ही जीवन की परितृप्ति है। शांति में अपने क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत को भूल बैठी थी कि संसार में पति पत्नी के संबंध से इतर कुछ स्नेह बंधन ऐसे होते हैं जिनके बिना हम स्वयं को भावनात्मक रूप से अतृप्त और असुरक्षित महसूस करते हैं। नासमझी में की गई उस भूल का एहसास मुझे अब हो रहा है, जब उन्हीं संबंधों के निर्वाह में मैंने खुद ठोकर खाई है। अजीत भी अब पहले की तरह नहीं रहे। अब उन पर एक धुंध सी छा गई है। तुम्हारे आने से शायद घर में खुशियां लौटे। उनकी हंसी तो जैसे बीते समय ने चुरा ली है। इस बार कृपया मेरे लिए नहीं तो अपने भैया के लिए जरूर आ जाओ। कितने ही रक्षाबंधन निकल गए सुनी कलाई लिए। प्रखर और काव्या भी अपनी बुआ से मिलने को आतुर हैं। माँ जी और पिताजी भी इस बार मुंबई ही आ रहे हैं। शांति, यदि तुम नहीं आई तो मैं यही समझूंगी कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया, और जीवन पर्यंत इस अपराध बोध को ढोती रहूंगी। तुम्हारी स्नेह की आकांक्षी, तुम्हारी भाभी सुनीता। पत्र पढ़ते पढ़ते शांति व्याकुल हो उठी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। पर कितना अंतर था इन आंसुओं में और सालों पहले बहे उन आंसुओं में, जब उसने बड़े भैया के पास कभी न जाने की प्रतिज्ञा की थी। कहीं अतीत में उसका मन भटकता चला गया। शांति को याद है कि कैसे आनंद में डूबी वह हर रक्षाबंधन पर मायके दौड़ी चली जाती थी। उस दोपहर भी वह हर वर्ष की तरह भैया के लिए ढेर सारी राखियां और मिठाई, नारियल वगैरह खरीदने बाजार गई थी। आखिर क्यों न लाती अपने भैया की कलाई पर राखी बांधने वाली वह इकलौती बहन जो ठहरी थी। पर उस क्रूर सत्य से वह कहाँ परिचित थी जो घर पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। घर आकर वह अपने पैकेट अंदर कमरे की अलमारी में रखने जा रही थी कि अंदर से आती खुसुर फुसुर से वह वहीं सहम गई। यह तो भैया की आवाज थी। वे भाभी से कह रहे थे, शांति बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? गई होगी अपने लाडले इकलौते भाई के लिए खरीदारी करने। खैर, यह तो बताओ कि राखी बधाई पर शांति को क्या देना है? मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, पर सुनीता, त्योहार पर तुम घर में नहीं रहोगी तो शांति क्या सोचेगी? जो सोचना हो सोचे। देखो जी, मैं कह देती हूँ, 100 रुपए से अधिक हम नहीं दे सकते। वह क्या लेकर आती है? नारियल और आधा किलो मिठाई बस। भाभी ने कटाक्ष किया तो भैया सुनकर चुप रह गए, मानो उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी थी। वह स्तब्ध रह गई कि अब उसकी भावना को लेन देन के तराजू पर तौला जाने लगा। सच मानो तो उसे भाभी का कहना उतना बुरा नहीं लगा था जितना भैया का चुप रह जाना। सुनीता तो पराई थी, पर भैया और वह तो एक माँ की कोख से सुख दुख के सहभागी बने थे।
बचपन की सारी खुशियां और उलझने दोनों ने साथ साथ बांटी थी। बड़े भैया की चुप्पी उसे ऐसी लगी थी जैसे किसी ने कई मन पत्थर उसके सीने पर रख दिए हों। वह सोच रही थी कि इतने सालों उसने भाई बहन के बीच स्नेह को नहीं सींचा था, जो उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरती, पर शायद उसने अपने चारों ओर नागफनी की बाढ़ खड़ी की थी, जो कि उसके हृदय को जीवन भर बेधती रहेगी। दूसरे कमरे में जाकर शांति ने भारी मन से राखियों वाला पैकेट मेज की दराज में रख दिया और अनमनी सी बाहर बगीचे में जाकर झूले पर बैठ गई। इसी झूले पर बैठकर उसने और अजीत भैया ने कितनी ही शैतानियों को जामा पहनाया था। सामने खड़ा जामुन का पेड़ उनके हंसते खेलते बचपन का साक्षी था। बड़े भैया को सारी शैतानियों से उन्हें बचाने की गरज से उन्हें वह अपने सिर ले लेती और साम दाम दंड भेद छल प्रपंच का सहारा लेकर उन्हें सजा से बचाकर ही लाती। अजीत इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र था। रात दिन भैया के पीछे साए सी लगी उनकी एक एक जरूरत पूरी करती रहती, जिससे कि उनकी पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान न पहुंचे। भाई बहन का यह स्नेह पास पड़ोस में और रिश्तेदारों के लिए ईर्ष्या का विषय था। आकाश पर बादल घिर आए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, पर शांति अपने ही विचारों में खोई जामुन के पत्तों से टपकने वाली पानी की नन्ही बूंदों को अपलक निहारे जा रही थी। शायद जामुन का पेड़ शांति का दर्द समझ रहा था। उसके अश्रु भी नन्ही बूंदों के रूप में पत्तियों से झर रहे थे। शांति कहाँ खोई है, पानी बरसने लगा है, चल अंदर चल, चाय पी ले। माँ कब से सामने खड़ी थी, उसे अंदाजा ही नहीं था। अंदर भाभी से चाय का कप हाथ में लेते समय वह सोच रही थी कि कितना अंतर था इस स्नेहमयी भाभी में और उस सुनीता में। शायद बनावट ही ऐसा संबल है जिसके सहारे हम सामाजिकता का निर्वाह कर पाते हैं। अनमने मन से उसने चाय पी और बोली, माँ शॉपिंग करते करते बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर ऊपर जाकर लेटूंगी। ऊपर आकर कमरे में अंधेरा कर शांति पलंग पर पड़ गई। उसे अंधकार से चिढ़ थी, पर न जाने क्यों आज उसे अंधेरा एक सुकून दे रहा था। अनचाहे उसका मन उसे द्वंद कर रहा था। उस दिन अजीत भैया का परिणाम आया था। पूरे पड़ोस में नाचती कूदती वह यह खबर सुना आई थी कि भैया इंजीनियर बन गए हैं। मिठाई देने जब वह शीला मामी के यहाँ गई तो मामी ने मजाक ही मजाक में कहा कि मना ले अपने भैया की इंजीनियरिंग की खुशी, भाभी के आने के बाद तो तेरा मोल 2 कौड़ी का भी नहीं रहेगा। उनकी बात सुनकर शांति एकदम से बिफर उठी थी और शीला मामी से लड़ पड़ी थी कि उसके भैया ऐसे नहीं हैं। वास्तव में अजीत भैया ऐसे कहाँ थे। एक बार शांति को फ्लू हो गया था तो सारी रात उसके सिरहाने बैठे घंटे घंटे पर उसका तापमान देखते रहते। माँ कितना ही कहती रही, पर जब तक शांति का बुखार नहीं उतर गया वे उसके सिरहाने से नहीं हटे। रक्षाबंधन पर अजीत उससे कुहनी भर तक राखियां बंधवाता और सारे दोस्तों में सेखी मारता फिरता। पूरे हफ्ते भर तक राखियां उसके हाथ से न उतरती। बिना शांति के अजीत का एक भी काम नहीं होता। कॉलेज से लेकर घर तक हर करतूत में शांति अपने भैया की सहभागी होती। शांति खाना खा लो, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, यह सुनीता की आवाज थी। शांति के प्रति विचार प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हुआ। नहीं भाभी, आज खाने का मन नहीं है, तुम लोग खाओ, कृपया लाइट बंद करती जाना, मुझे नींद आ रही है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह तो सुनीता के बारे में सोच रही थी कि क्या यह वही सुनीता है जिसे घर वालों के विरोध के बावजूद वह अपनी भाभी बनाकर लाई थी। उसने आने वाली अपनी प्यारी भाभी के लिए क्या क्या तैयारियां नहीं की थी। दिन रात एक कर दिए थे उसने भागते दौड़ते। शीला मामी माँ से कहती, जीजी बहुत बड़े घर की लड़की लाने जा रही हो, कहीं तुम्हारे इस हंसते खेलते संसार में आग न लग जाए। माँ सोच में पड़ जाती, पर शांति ने तो जैसे सुनीता के लिए सारी दुनिया से
लोहा लेने की ठानी थी। आखिर उसने अपनी भाभी के रूप में जिस परीलोक की राजकुमारी की कल्पना की थी, वह सुनीता को देखकर यथार्थ में साकार होती दिखाई दी थी। वास्तव में सुनीता का सौंदर्य और रूप सुंदर था। नाग चंपा के फूल कितने ही सुंदर क्यों ना हो, पर चारों ओर लिपटे भुजंग उसके पास से गुजरने वालों के लिए अगम्य बना देते हैं। सुनीता के पिता उसी शहर में पुलिस कप्तान थे। लाड़ प्यार में पली दो भाइयों की इकलौती बहन। उसके एक इशारे पर घर में तूफान उठ खड़ा होता था। सुनीता शांति की क्लास में पढ़ती थी। शांति तो उसे मन ही मन भाभी मान बैठी थी। अजीत और सुनीता का रिश्ता पक्का हो गया। आखिर कप्तान साहब को भी घर बैठे इंजीनियर कहाँ मिलता। इसी बीच भैया ने रेलवे में कार्य करना शुरू कर दिया था। संयोग से उन्हें पहली पोस्टिंग अपने मेरठ में ही मिल गई थी। भाभी बनकर सुनीता घर आ गई। सब सामर्थ्य से बढ़ चढ़कर उसे खुश रखने की चेष्टा करते, पर वह ससुराल वालों को मन से कहां स्वीकार कर पाई थी। उसने अपने और घर वालों के बीच जो रिश्ता नियत किया था, उसे औपचारिकता मात्र कहा जा सकता था। भैया दो पाटों के बीच तटस्थ होकर रह गए थे। उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। सब एक ही छत के नीचे अजनबी से रहने लगे थे। जब तक शांति की शादी नहीं हुई थी, इस अजनबीपन के एहसास को ढोते रहना उनकी मजबूरी थी। पर राघव से शादी के बाद उसकी वह मजबूरी भी खत्म हो गई थी। राघव बंगलुरु में एक अच्छी फर्म में प्रबंध निदेशक था। संयुक्त परिवार था उसका। अपने ससुराल में राघव की पत्नी के अलावा वह सबकी प्यारी भाभी और बहू सब कुछ थी। शायद सुनीता से मिले घावों ने उसके संवेगों को और भी संवेदनशील बना दिया था, जिसमें तक कर वह कुंदन हो गई थी। हिमांशु और करण के होने के बाद उसका मायके जाना कम होता चला गया। उस सत्य से शायद वह खुद ही आंखें चुराने लगी थी। भैया भाभी के साथ रहना माँ बाबूजी की तो व्यवस्था थी, पर वह क्यों जबरन परायों पर अपनेपन का एहसास थोपे। धीरे धीरे शांति का मायके आना रक्षाबंधन तक ही सीमित रह गया था। भैया की कलाई में राखी बांधते समय जब वे कुहनी तक राखियां भर देने की जिद करते, तो उसे वह पहले वाले भैया ही लगते और वह फिर से अपने बचपन में जी उठती। उनके बीच रिश्ते की वही एक नाजुक डोर बची थी। आज एक झटके के साथ वह भी टूट गई। क्यों इतने साल वह अपने मन को छलती रही। सत्य तो तब भी वही था जो आज है। तभी उसने एक निर्णय ले डाला, कभी भैया के घर न आने का निर्णय। इन्हीं विचारों में सारी रात वह डूबती उतरती रही। न जाने क्यों उसे वह रात बरसों लंबी लग रही थी। सवेरे सवेरे अपना सामान बांधकर वह तैयार हो गई। माँ उसे तैयार देखकर स्तब्ध रह गई। अरे अभी तो आए 3 ही दिन हुए हैं, अभी से कहाँ जा रही हो। और उसने रात भर में जो बहाने ससुराल वापस जाने के सोच रखे थे सब सुना डाले। पर माँ से अपना अंतर्मन क्या छिपा पाती। शायद माँ भी समझ गई थी। भरे मन से माँ ने उसे विदा किया। अजीत भैया उसे ट्रेन में बिठाने आए थे। जाते जाते भी उसके मन में विश्वास था कि भैया ट्रेन के चलते चलते उसे इतनी जल्दी वापस जाने का कारण जानना चाहेंगे। पर भैया पता नहीं क्यों अनमने से ही बने रहे। धीरे धीरे ट्रेन ने प्लेटफार्म छोड़ दिया। वह तब तक भैया को देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गए। यात्रियों की नजरें बचाकर उसने अपने पल्लू से धीरे से आंखें पोंछ ली। बरसों बीत जाने के बाद भी तब से वह फिर मायके नहीं गई। माँ की चिट्ठियों से उसे खोज खबर पता लगती रहती थी। अजीत भैया का तबादला मुंबई हो गया था। भाभी और बच्चों के साथ वे मुंबई चले गए थे। सर्दियों में माँ की बीमारी की खबर पाकर उसे मेरठ जाना पड़ा, तो लगा माँ की आधी बीमारी तो जैसे उसे देखते ही ठीक हो गई हो। इस बार माँ के चेहरे पर संतोष की आभा थी। भाभी कैसी है माँ? भैया और प्रखर काव्या कैसे हैं? अरे शांति, तू तो जानती है कि बहू अपने मायके वालों के लिए कैसे तड़पती थी। हमें तो उसने अपने रिश्तों के संसार में एक कोना भी नहीं दिया। बहू के भाई की शादी के बाद से धीरे धीरे उसमें अंतर आना शुरू हो गया था।
मायके जाने की रफ्तार भी कुछ कम हो चली थी। शायद नई भाभी ने उसका पत्ता साफ कर दिया। उसके साथ भी वही दोहराया जा रहा था जो उसने हमारे साथ किया था। अम्मा ने सांस ली। सच है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए। माँ अपनी धुन में बोले चली जा रही थी। सच शांति, जाते समय बहू खूब रोई और मुझे और तेरे बाबूजी को साथ ले जाने की जिद करती रही। पर तू ही बता बेटा कि इतना बड़ा घर किसके भरोसे छोड़कर जाते। यहाँ भी तो कोई देखने वाला चाहिए था ना। अब तो बहू इतनी बदल गई है कि देखे बिना तू कल्पना ही नहीं कर सकती। सच माँ, और मन में असीम संतोष का अनुभव करती हुई वह बंगलुरु लौट आई थी। चिट्ठी हाथ में लिए वह पलंग पर बैठी थी। राघव कब फैक्ट्री से लौट आए उसे पता नहीं चला। अरे भाई, आज क्या भूखे रखने का इरादा है? पेट में चूहे कूद रहे हैं। वह जैसे नींद से जागी हड़बड़ा कर राघव के लिए चाय नाश्ता ले आई। क्या बात है, उठ, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो। उसने धीमे से राघव की ओर सुनीता भाभी की चिट्ठी बढ़ा दी। अच्छा, तो इसलिए श्रीमती जी इतनी प्रसन्न नजर आ रही हैं। पत्र पढ़कर मुस्कुराते हुए राघव बोले, चलो तुम्हारा मुंबई का आरक्षण करा देते हैं परसों का। तुम्हें शॉपिंग वगैरह भी तो करनी होगी। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। राखियां खरीदते समय आनंदित होकर वह सोच रही थी कि इस बार बरसों बाद भैया के हाथों में फिर से ढेर सारी राखियां बांधेंगी, और वह खुश होकर शॉपिंग करने निकल गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।